Good afternoon. The person I am going to take the name who still did not submitted their file. Pawan Chaurasia is there. No. Shweta Srivastava. Utkarsh. First of all, I am going to tell you your some mistakes which is done previously during submission of your file. Everyone getting my voice? सबको मेरी आवाज आ रही है? जो कॉमन आप लोग ने गलतियां की थी, पहली बात तो जिसने असाइनमेंट जो भी मैंने आपको दिया वो असाइनमेंट सभी ने लिखना है अपने कंसोल पे, वट एवर इट इज योर पीसी, लैपटॉप और मोबाइल में कंपाइलर अगर आपने इंस्टॉल किया है, कंपाइलर पे लिख करके उसका आउटपुट, ये दोनों काम होने चाहिए ईच एंड एवरी प्रोग्राम। असाइनमेंट में चाहे एक प्रोग्राम हो या दो प्रोग्राम हो, दोनों ही लिखने हैं, कंपाइल करना है। स्क्रीन जो आपने कंसोल की है वो भी स्क्रीन मुझे देनी है और साथ ही साथ जो आपने आउटपुट लिखा है उसकी स्क्रीन भी, ये दोनों प्रोग्राम के लिए करना है। उसके बाद वो फाइल के पेजेस जो A4 हैं उस पे लिखा हुआ विद आउटपुट, उसकी भी स्क्रीनशॉट लेकर के PDF बनाकर अपने नाम से, अपने नाम का मतलब हो गया आपका नाम अंडरस्कोर lab2। अभी लोगों ने अपने नाम की है, लेकिन अब आपकी हर बार एक ही नाम की फाइल नहीं आनी चाहिए, अंडरस्कोर lab1 lab2 lab3 इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। और टाइमली सबमिट करिए। अभी थोड़ी देर में आपके पास मुझे लग रहा है सभी के पास असाइनमेंट पहुंच गया होगा, आपके पास एक पॉपअप आया होगा, आई ऑलरेडी शेड्यूल्ड। हाँ, और ये आपको 14 मंडे तक जमा करना है, रात में 11 बजे तक, जो भी उसमें टाइम आपके पास आ रहा होगा उस टाइम तक उस असाइनमेंट को आप जरूर सबमिट कर दीजिए मुझे, नहीं तो वो लेट माना जाएगा और फिर उस पर वेटेज रिड्यूस होगा। विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन इफ एनी स्टूडेंट विल एब्सेंट, वो अनफेयर मीन्स में माना जाएगा और उसका भी मार्क्स डिटेक्शन हो जाएगा। 50% वेटेज पे वो इवेल्युएशन होगा until unless you didn't perform your program into the console। आज की लैब और इसके बाद एक लैब होने के बाद फिर मैं तीनों लैब का वाइवा लूंगा। अभी मैंने 7 नंबर का ही आपको काम दिया हुआ है, ऑलरेडी आई गिवन यू इंडेक्स, उसमें क्लियरली मेंशन है 4 मार्क्स जो आप कंसोल पे प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं, रन कराते हैं, उसका आउटपुट यहाँ पे रन कराने के बाद आउटपुट स्क्रीन लेते हैं। उसके बाद 3 नंबर का जो आप पेज A4 पे रिटन वर्क करते हैं और 3 नंबर का वाइवा, टोटल 10 मार्क्स की एक लैब होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिए, बहुत सारे लोगों की बहुत क्वेरीज थी। दूसरी बात, मैं किसी को भी करेक्ट करके भेजता हूं, उसके बाद फर्दर जो आप उस असाइनमेंट में करेंगे अगले वाले में वो कंसीडर होगा। एक बार हमने आपको एरर बता दी तो अब उसमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैंने आपको कॉपी दिखाई, एग्जाम कर आपने सभी ने कॉपी भी देखी है, एग्जाम देने के बाद मैंने आपको कॉपी करेक्शन करके दिखाई, इवेलुएट करके यहाँ पे ये नंबर कटा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप मुझे दोबारा पेपर लिख के दे देंगे और मैं आपको दोबारा उसमें नंबर बढ़ा दूंगा, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। अगले बार से आप उसमें करेक्शन करेंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक, अब आज का प्रिया सिंह, आपको नहीं पता कि किस क्रेडेंशियल के साथ आपको गूगल क्लासरूम और यहाँ पे एंटर होना है, जबकि आपके सारे फ्रेंड किस क्रेडेंशियल के साथ एंटर होते हैं। मैंने आपको रिमूव भी किया, कल भी रिमूव किया, अभी फिर आपसे इसमें यहाँ पे क्लास में एंटर हो गई इसी तरह से।
हैं? नहीं पता, अपने फ्रेंड से पूछिए। आप किसी फ्रेंड से नहीं जब बात नहीं करती क्या? ग्रुप में नहीं है तो फिर सबसे पहले आपका रोल नंबर होगा, अंडरस्कोर BC, अंडरस्कोर आपका ग्रुप, और फिर आपका नाम। इसी नाम से दोबारा एंटर करिए, गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन करिए। पवन कुमार मिश्रा, आप डेट ऑफ बर्थ आप ही चेंज कराने के लिए परेशान थे? आपने असाइनमेंट जमा कर दिया क्या मुझे? कब किया है? कोई भी असाइनमेंट आपका मेरे पास नहीं आया है, मिसिंग है। एक बार फिर से चेक करिए। नहीं, मिसिंग है। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज का मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, आज तक मेरे पास कोई भी असाइनमेंट नहीं आया है। दोबारा से गूगल क्लासरूम के थ्रू मुझे सबमिट करिए, ठीक है? चेक इट आउट। अब आपको एक बार चीजें बता दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करिए। सो आई ऑलरेडी गिवन यू द today's assignment, which consists two program. First program, you are required to find largest among three numbers. 3 नंबर आपको यूजर से इनपुट कराने और उसमें से लार्जेस्ट को प्रिंट करना है। दिस इज द टुडेज असाइनमेंट टास्क। ओके, तो 3 असाइनमेंट जो है, तीन नंबर है, 2 असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसमें। उसमें 3 नंबर में से यूजर से पहले आपको इनपुट कराने और उनमें से आपको बड़ा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपको प्रिंट कराना है। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा उसका। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका उसमें क्या होगा, कोई बताएगा मुझे कॉन्सेप्ट? हाँ, 47। सूर्यांश शुक्ला। हाँ, I am not asking about the code. I just want the concept. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जैसे जैसे 3 नंबर है, सभी लोग ने ये मैथमेटिक्स में भी किया है, इसके पहले आप लोगों ने फ्लो चार्ट भी डेवलप किया होगा। क्योंकि मैं सी में तो अपने आप बताऊंगा कोड कैसे लिखना है, लेकिन मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्रोग्राम में है क्या, करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि 3 नंबर सपोज करिए ABC है। हमेशा हम लोग वेरिएबल लेते हैं और यूजर से वैल्यू अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर एट रन टाइम विल बी इनपुटेड। ABC हमने जनरल नंबर ले लिए और A पहला एक नंबर लिया, उसको दोनों से फर्दर जो बचे हुए हैं B और C उससे कंपेयर किया। अगर ये दोनों से बड़ा है देन A विल बी द लार्जेस्ट नंबर। सेम B को कंपेयर किया A एंड C से, अगर B ग्रेटर देन A एंड ग्रेटर देन C है देन योर लार्जेस्ट नंबर विल बी B। एंड लास्ट, अगर आपने कंपेयर किया C को A और B से, यानी C इज ग्रेटर देन A एंड C इज ग्रेटर देन B, ये C जो है दोनों A और B से बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर आपका C प्रिंट होगा, यानी C आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। अब ये आप करेंगे कैसे? इनपुट आपको लेना पता है, रीड कराना आपको पता है, लेकिन ये डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन के लिए यहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट चलता है। इफ यदि, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, यहां पे आप क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, कंडीशन लगाएंगे। यदि ऐसा होगा तो, भाई आपने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यदि ऐसा है और ऐसा है तो ए बड़ा होगा। तो इफ
जो कीवर्ड इंग्लिश में यूज होता है यहां पे भी यही कीवर्ड यूज होता है। इफ मतलब ऐसा होगा या ऐसा होगा। इसके अलावा सी आल्सो प्रोवाइड नेस्टेड इफ, मतलब कंडीशन कई सारी आप लगा सकते हैं। यदि ऐसा होगा, नहीं तो यदि ऐसा होगा, और आखिरी में ऐसा होगा। यानी यू कैन आल्सो ऑप्ट मोर देन वन इफ इन दिस कंडीशंस। अगर 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, देयर विल बी आल्सो फैसिलिटी ऑफ लूप विल बी इंट्रोड्यूस्ड लेटर पार्ट। तो जब आपको डिसीजन मेक करना होगा, कंडीशन लगानी होगी, तो इफ और एल्स ये स्टेटमेंट आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई? असाइनमेंट देखने के बाद, असाइनमेंट देखिए और उसके बाद उसको हमें ये ध्यान रखना है कि हमको इसको परफॉर्म कैसे करना है। मेरे सामने भी असाइनमेंट खुला रखा हुआ है, हार्ड कॉपी मेरे पास है असाइनमेंट की। तो ये करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। ठीक, तो अभी तक एक जो नया टर्म है इफ और एल्स, यही मुझे लग रहा है यहां पे इंट्रोड्यूस होगा। इस कॉन्सेप्ट को सभी लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछिए ये कैसे होगा। जो लोग नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं खासकर, लेकिन उसके बाद भी वो लोग डिसीजन जरूर अपना ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी उनमें जरूर होगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू कंसोल। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। सभी लोग देख पा रहे हैं? सो हैश इंक्लूड stdio .h। जिन्होंने क्लास नहीं की थी उनको मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, stdio का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउट। जो भी अभी हम लोग स्टेटमेंट आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो सब इस इनपुट आउटपुट जिससे लेंगे, ये इसी हेडर फाइल में। .h का मतलब ये हेडर फाइल होती है, इंक्लूड का मतलब उस फाइल को हमने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लिया है। इट विल वर्क एज इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा। उसके बाद फिर मेन आपका मेन फंक्शन है। विदाउट मेन योर प्रोग्राम विल नॉट वर्क, एंड हैश इज द प्री प्रोसेसर। This is also known as structure of C. Your class teacher Dr. Vinay Mishra will be tell you about detail in structure of C. I already introduced in first lab about the C structure. उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होगा आपका। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के तुरंत बाद आप क्या करिए, वेरिएबल को डिफाइन करना शुरू कर दीजिए। तो there are different data types which is used to define your variable: integer, double, float, character, long, double, string, ये सब होंगे। अभी हमको इंटीजर टाइप की जरूरत है। लास्ट एग्जाम्पल में भी हम लोग ने इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज किया था, यहाँ पे भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, और पैरेलली जैसे ही सेकंड यूनिट में आएंगे थ्योरी में भी आप इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो यहां हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, a, b, c, और लार्जेस्ट डिसाइड करने के लिए एक हम वेरिएबल ले रहे हैं, दैट इज योर लार्जेस्ट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू मस्ट टेक अ वेरिएबल दैट विल क्लियरली डिफाइन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। मैं चाहे तो यहाँ पे L वेरिएबल ले सकता था, D वेरिएबल ले सकता था, K भी ले सकता था, X भी ले सकता था। प्रिया सिंह, नाम चेंज नहीं किया आपने? क्या कह रही है?
अगर नहीं करेंगी तो मैं क्लास में ज्वाइन नहीं करने दूंगा, ना ही आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट करूंगा। दिस इज लास्ट चांस फॉर यू। ठीक है। हाँ, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो आप करेंगे करेंगे, पढ़ाएंगे भी सभी लोग, लेकिन डिसिप्लिन मैनर में ही पढ़ाई करनी है, सबके लिए रूल एक जैसे। सो एबीसी द वेरिएबल्स एंड लार्जेस्ट जो हमने लिया हुआ है, ये लार्जेस्ट हमने उस वेरिएबल को डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड करके किसी वेरिएबल में इसको रखना होगा या लिखना होगा, इसलिए हमने लार्जेस्ट यूज किया। और ज्यादातर जो रेलिवेंट वेरिएबल है वही हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, फिर आप क्या करिए, यूजर से स्टेटमेंट लीजिए, यूजर से वैल्यू इनपुट करा लीजिए। सो फॉर दिस printf statement is used, printf enter the numbers, enters the numbers /n. You can also write here as enter the 3 numbers, enter all numbers। जो भी मैसेज दिस फॉर्म में आप देना चाहें वो मैसेज आप दे सकते हैं। फिर इसको रीड करा दीजिए। सिस्टम कैसे रीड करेगा, स्कैनफ से ऑल नंबर्स शुड बी इन इंटीजर टाइप, %d इंटीजर के लिए %d लगता है, और रीड करने के लिए %a, %b, %c। This is the pattern. So all 3 variables is read by the system by using the scanf statement. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नाउ कम टू द डिसीजन मेकिंग पार्ट। सो इफ, जैसे इंग्लिश में वर्ड होता है यदि, तो इसी तरह यहां पे भी आपका इफ स्टेटमेंट यूज होता है। इफ A is greater than B, ठीक। और ध्यान रखिएगा, जितने भी सिस्टम डिफाइंड वर्ड होंगे, कीवर्ड होंगे, ये जैसे ही आप टाइप करेंगे ये व्हाइट कलर से आपको शो होंगे इन द एडिटर ऑफ सी। ध्यान रखिएगा। तो चाहे इफ हो या इंटीजर हो, ये व्हाइट कलर से है, व्हाइट से शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टम डिफाइंड वर्ड है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड के लिए डबल एम्परसेंड लगता है। ए इज ग्रेटर देन सी आल्सो। और कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई भी सेमीकोलन नहीं लगेगा, यानी टर्मिनेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा है देन जो आपका लार्जेस्ट है दैट विल बी ए आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। नहीं तो यानी एल्स इफ साथ में नहीं लिखा जाएगा, इसके बीच में स्पेस होगा। देखिए जैसे ही मैं साथ में लिखूंगा, ये देखिए ग्रीन कलर से हो जा रहा है, तो ये सिस्टम डिफाइंड वर्ड नहीं है, बल्कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एल्स इफ ये सब सिस्टम डिफाइंड वर्ड होते हैं, इसलिए इनके बीच में स्पेस होगा। एल्स इफ नहीं तो दूसरी कंडीशन लग गई, B is greater than A and B is greater than C। तो क्या होगा, लार्जेस्ट जो है आपका, स्पेलिंग देखिए LARGEST है। वेरिएबल की अगर स्पेलिंग भी गड़बड़ होगी तो एरर देगा। प्रीवियस भी मैंने शायद यही लिखा हुआ है। तो क्या होगा, लार्जेस्ट इक्वल टू बी प्रिंट हो जाएगा। और नहीं तो फाइनली, क्योंकि तीसरे एक ही वेरिएबल बचा है, एल्स लार्जेस्ट विल बी सी। नहीं तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट आपका सी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा,
अगर बी और नहीं और ए नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, तो लार्जेस्ट में क्या हो जाएगा आपका, सी प्रिंट हो जाएगा, यानी लार्जेस्ट की वैल्यू सी होगी। नाउ अब आपने सारी आपकी जितनी भी कंडीशन थी सब लगा ली, अब इसको प्रिंट करा दीजिए, जो भी रिजल्ट होगा। प्रिंट एफ द लार्जेस्ट नंबर, whenever you are going to write the message, it should be clearly displayed and have a proper meaning. The largest number will be equal to % d, और जो है वेरिएबल आपका कौन सा है, लार्जेस्ट। % इसलिए लगाया क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और उसके बाद गेट ch लगा दीजिए, जिससे आप स्क्रीन पे आउटपुट होल्ड कर पाए। आल्सो देयर इज मिसिंग क्लियर स्क्रीन, here it is miss, and also header file I didn't include previously has include console input output। कंसोल की जितनी भी एक्टिविटीज है ये कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट, तो जो क्लियर स्क्रीन है या स्क्रीन को होल्ड करना है, ये सारे कमांड इस हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम and you must save with proper extension। नो नेम की जगह लिख दीजिए यहां पे लार्जेस्ट डॉट सी। सीपीपी एक्सटेंशन आपका C++ के लिए यूज होता है, इसलिए हमेशा डॉट सी से करिए, नहीं तो जो आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कोनियो में जो कमांड है वो उनको रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा डॉट सी से इसको सेव करिए। नाउ इट टर्न टू कंपाइल योर प्रोग्राम, गो टू द कंपाइल एंड प्रेस दिस। इट विल शो अ वार्निंग बिकॉज आई डिडेंट टेक मेन, जो है वो मैंने इसको कोई डेटा टाइप नहीं दिया है, और ये फंक्शन यहां से स्टार्ट करता है। मेन आपका फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन की खास बात होती है, इट शुड ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। सो अवॉइड दिस मैसेज, यू मस्ट ऑलवेज राइट void। void इज आल्सो डेटा टाइप। void लिखते जैसे ही आप लिखेंगे तो ये व्हाइट कलर का जो है कैरेक्टर है आपको मिलेगा, व्हाइट कलर का कीवर्ड है, और ये रिटर्न टाइप से आपको बचा लेगा, आपसे रिटर्न टाइम नहीं मांगेगा। सो नाउ कंपाइलेशन इज ओवर, कम टू द रन। रन मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया आपके पास एक स्क्रीन हो गई, इंटर द नंबर्स। मैंने नंबर दिया 5, दूसरा नंबर दिया 77 एंड सेकेंड नंबर इज योर 45 एंड आंसर विल बी द लार्जेस्ट नंबर विल बी 77, क्योंकि 577 और 45 में आंसर आपका जो है लार्जेस्ट नंबर वो आपका 77 होगा। सो दिस इज द प्रोग्राम। इसमें कुछ भी यूज नहीं है एक्स्ट्रा, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज किया गया। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट्स, कंफर्टेबल विद दिस प्रोग्राम? इफ एनी डाउट पूछ लीजिए इसको, कोई दिक्कत हो अगर। सभी को समझ में आ गया? आस्क। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर कंडीशन इफ की, इफ यू हैव नंबर ऑफ कंडीशंस, देखिए अगर एक कंडीशन है तो इफ लगा दीजिए और उसको स्टेटमेंट प्रेस कर दीजिए। लेकिन जब भी आप कंडीशन देते हैं, ऑप्शन देते हैं, आपने 12th में ही पढ़ा होगा, हो सकता है आपके टीचर ने पढ़ाया हो, ठीक है, नहीं पढ़ाया तो अभी आप समझ लीजिए
कि यदि अगर कंडीशन होगी, यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। आपने ये फ्रेज तो जरूर सुना होगा, हमेशा कंडीशन के साथ ऑप्शन जरूर रहता है। तो हमेशा जब कंडीशन लगानी है तो उसके साथ साथ मोर देन वन कंडीशन लगी है तो इफ से नहीं चलेगा, उसका एल्स पार्ट भी जरूर होगा। सो आल्सो इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, तो इसलिए इसके साथ आपको दूसरी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि सिर्फ यही होगी तो फिर इफ की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली फिर उसको प्रिंट करा दीजिए। समझ रहे हैं? प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो एन आर्ट एंड यू मस्ट बी प्रैक्टिकल साथ ही साथ, इसलिए ये हमेशा यही होगा। और दिस इज सिस्टम डिफाइंड फॉर्मेट, सी का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, इवन जावा में भी यही होता है। अब टीचर बहुत सारे कैजुअल होंगे, हो सकता है उन्होंने ये चीज ना बताई हो, इसलिए आपके मन में अभी तक ये डाउट है। इफ यू आर आल्सो डूइंग प्रोग्रामिंग विद जावा फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है, तो यही मैं हमेशा जब भी प्रोग्राम बताऊंगा, जब भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जनरलाइज वे में बताएगा, वो हर जगह फॉलो होगा। ओके, इसके अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, आई ऑलरेडी अलॉटेड यू टाइम सैटरडे 12 to 4, पर्सनली मुझे फोन करके प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम विच इज फाइंड फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टोरियल सभी लोग को पता है, आपने मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल जरूर कैलकुलेट किया होगा। फैक्टोरियल इज नथिंग बट जो भी नंबर आपको मैंने दिया हुआ है, सपोज करिए 5 दिया है, तो 1 to 5 फैक्टोरियल शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बेसिक टू द अपर लिमिट, यानी जो नंबर है वहां तक। तो 1 to 5 अगर दिया है तो उसके बीच में पढ़ने वाले जितने भी नंबर है उस सीरीज में, फ्रॉम 1 2 3 4 5, दिस इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर नंबर्स। अगर 5 की बात करें तो 5 में 1 2 3 4 और 5 इटसेल्फ, इनका प्रोडक्ट का सम ही फैक्टोरियल होता है। ये सभी को पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि नहीं फैक्टोरियल किसी को निकालना नहीं आता है। सभी को फैक्टोरियल निकालना आता है, ठीक है। फैक्टोरियल अगर नहीं भी निकालना होता है तब भी मैं बता दे रहा हूं, जो भी आप नंबर लेंगे, जैसे मैंने सपोज किया 6 लिया, 6, तो 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर आते हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनका सम कर दीजिए, वो उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमको यह फॉलो करना है और इंप्लीमेंट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अनदर प्रोग्राम। इन प्रोग्राम को, ये सब प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब की प्रैक्टिस भी करते रहिए जो लोग नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, और एक एक लाइन को समझ करके क्वेश्चन बनाते रहिए। एंड आस्क मी सैटरडे 12 to 4। इतना पार्ट तो मैंने वही लिखा जो अब तक हर प्रोग्राम में लिखता चला आ रहा हूं, वॉइड मेन तक मैंने वही लिखा। नाउ कम टू द वेरिएबल डिस्कशन। इंटीजर मैंने n लिया, वो नंबर बताएगा। फिर फैक्टोरियल के लिए मैंने फैक्टोरियल कीवर्ड ले लिया, ठीक, मैंने फैक्टोरियल जो है वो कीवर्ड ले लिया और इसकी वैल्यू 1 डिसाइड कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, जहां से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो 1 उसमें हमेशा इंक्लूड रहेगा, तो 1 वैल्यू हमेशा रहेगी। इवन अगर आपने 0 भी इनपुट किया है तब भी वो 1 जरूर कैलकुलेट करेगा। As a programmer, we should know about the weaknesses and the errors which may be done during runtime by the user intentionally or unintentionally। तो अगर उसने 0 पुट कर दिया और आपने यहाँ पे प्रोविजन नहीं दिया है, क्योंकि 0 को जैसे ही आप सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को भी अवॉइड करने के लिए, अभी तो हम इसको यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमने फैक्टोरियल
1 दे दिया है। इसको अवॉइड करने के लिए हमने फैक्टोरियल की वैल्यू 1 डिसाइड कर दी है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा इनपुट आएगा, बाकी आप डाल के देखिएगा, उसको हम लोग दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट से भी रिकवर करेंगे। अभी हम और जनरलाइज्ड वे, जैसे ही आप रिकर्जन पढ़ेंगे तो रिकर्जन से भी इसको बनाएंगे, तो उसको और सिस्टमाइज करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमने इसकी इनिशियली वैल्यू 1 कर दी, क्योंकि 1 हमेशा इंक्लूड जरूर होगा और 1 से ही स्टार्ट होगा आपका। एंड इसको जो है एक लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप का मतलब हमने आपसे बोला जैसे 6 है तो 6 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 2 3 4 5, तो एक काउंटर या लूप चलेगा जो कि ये मैनेज करेगा कि आपका लूप 1 से लेके 6 तक चले। इसके लिए मैंने आई यहां पे यूज किया है। When you will be told about the looping statement, there may be different type of looping statement, but very safe and important loop statement is known as for, and I will describe for statement. मैं for statement ही आपको डिस्क्राइब करूंगा, उसको ही बताऊंगा। इसमें सिर्फ for statement ही हमें यूज करना है इस प्रोग्राम में, इसी का यूज है। क्लियर स्क्रीन लगा दीजिए। जब भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करिए उसके बाद ही क्लियर स्क्रीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आइए यूजर से इनपुट करा लीजिए नंबर, एंटर द नंबर जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। एंटर द नंबर ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। स्कैनएफ %d एक ही नंबर है और उसको रीड कराना जरूरी है। एन लिया हुआ है, इसको मैंने एन जो नंबर लिया है इसको मैंने रीड करा दिया है कि ये नंबर जो आपने लिया है इसको एक बार सिस्टम को जरूर जो है रीड करा दीजिए। अब मैंने आपको बताया कि जब भी फैक्टोरियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5 का 4 का लिया तो हमें 1 2 3 4 तक जाना है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको वैल्यू जो है जो भी आएगी वो बार बार लूप में चल करके उसको जोड़ देंगे, हम लोग सम कर देंगे, समझ रहे हैं। उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे होगा? यूजिंग फॉर स्टेटमेंट। और फॉर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है क्या? आपका डिक्लेरेशन। तो जो हमने आई लिया हुआ है डिक्लेरेशन के लिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए। दैट इज योर 1, 1 से स्टार्ट होगा। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा। तो आई जो यहां से गिनेगा i = 1, उसके बाद इसकी कंडीशन को लेके जाइए, कहां तक चलेगा? उस नंबर तक, यानी 1 से लेके उस नंबर तक। आई की कंडीशन क्या है? कहां तक चलेगा? <= n, उस नंबर तक जाएगा। और सेपरेटर लगेंगे। ये लूप 3 स्टेटमेंट को कंबाइन करता है। पहला इनिशियलाइजेशन, तो आई को हमने वहां ना दे जावा में आप वहां पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सी में ये फैसिलिटी नहीं है। सी में आई में ही आपको इनिशियलाइज करना होता है। और उसके बाद 1 से लेकर के n तक चलेगा, यानी n वो नंबर होगा जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। और उसके बाद 1 से लेकर n तक चलेगा, तो बढ़ेगा कैसे? दिस इज फॉर इंक्रीमेंट। माइनस होगा या प्लस होगा, तो हमें बढ़ाना है 1 2 3 4। तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस साइन यूज होता है। दिस इज न्यू। द पर्सन हु इज नॉट कंप्यूटर बैकग्राउंड, जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो इस स्टेटमेंट को जरूर समझ लीजिए। फॉर कंडीशन होगी। फॉर का मतलब होगा तब तक, लूप का मतलब होता है तब तक चलेगा। और आपने उसके अंदर कंडीशन रखी है। पहला आई जो कि लूपिंग काउंटिंग करेगा 1 से कहां तक चलेगा? n तक। ये कंडीशन हो गई। फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट कंडीशन, एंड थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। तो यहां पे हमें इंक्रीमेंट करना है, यानी 1 2 3 4 5। अगर 5 का जो है आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है।
उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा ये इस लूप में इनक्लोज होगा, यानी फैक्टोरियल जो भी आप निकालेंगे उसको फिर फर्दर उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइन बदल लीजिए या इस लाइन में भी लिख सकते हैं तब भी चलेगा। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, और वो नंबर जो आपका बढ़ता चला जा रहा है जो आपने प्लस प्लस किया यानी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू शुरुआत में 1 है, पहले भी 1 है, उसके बाद जैसे ही आपका आई 2 हुआ 2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 हुआ तो 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ाते चले जाएंगे वो उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और ऑलरेडी आप सभी ने समझा होगा, पढ़ा होगा कि जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो सॉरी सम क्या होता है, समेशन इज द सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हैं, सम जब किसी को कहते हैं सम करना, इसका मतलब सक्सेसिव अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो फर्दर जो भी आंसर आएगा वो समेशन ऑफ दैट मल्टीप्लायर्स। तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करते 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 हम उस स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे जो उसका एक्चुअल सम होगा बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। उसके बाद इसको यही बंद कर दीजिए। ये कर्ली ब्रेसेस जो लगा रहे हैं इसका एक मतलब होता है, ये हमेशा जो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं उनकी बाउंड्री को रिस्ट्रिक्ट करता है। समझ रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सिर्फ यहीं पे यूज हो जाए और बस उसके बाद इसका स्कोप ना रहे, तो ये हमेशा स्टेटमेंट की बाउंड्री यानी उसके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कर्ली ब्रेसेस का यही एक मतलब होता है। समझ रहे हैं, हर लाइन का मतलब जरूर सबको समझना चाहिए। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर लीजिए। फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, मैसेज प्रॉपर देना है सभी को। कुछ बच्चों ने प्रोग्राम लिखते समय बहुत गड़बड़ करी है, मैंने रिटर्न किया उनको। और आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा फैक्टोरियल है। परसेंट डी लिया है क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का नंबर है। गेट्स ये जरूर लगा लीजिए टू होल्ड द स्क्रीन। और करली ब्रेसेस ये लास्ट वाला मेन का बंद हुआ है, हमेशा ध्यान रखिएगा जितने करली ब्रेसेस आपके ओपन हुए उतने बंद होने चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द कंपाइलेशन पार्ट। दिस इज सक्सेस। मैंने इसलिए सारे चीजें आपको बता रखी थी, इसलिए इनका कोनियो भी लिया हुआ है, क्लियर स्क्रीन भी लगाया है और सब कुछ वाइड भी लगाया है। नाउ गो टू द रन। जैसे ही आप रन गए तो आप कंसोल पे एक मैसेज देख पा रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ विच यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। और सपोज करिए मैंने 6 लिया हुआ है, तो जैसे ही आप लोग सभी लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, प्रीवियस आपने कैलकुलेट कर भी लिया होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, दैट विच विल बी योर 720। ऑल ऑफ यू कैपेबल टू सी द आउटपुट? या देखिए, हमने अभी तक जितने प्रोग्राम बताए हैं उनमें हमेशा यूजर से इनपुट लिया है, बिकॉज आवर मेन ऑब्जेक्टिव और टॉपिक इज टू मेक प्रोग्राम इन जनरलाइज्ड वे। ठीक है, हम चाहते तो यहां पे n की जगह यूजर से किसी वेरिएबल में 5, 6, 7 नंबर स्टैटिकली भी इनपुट करा सकते थे, लेकिन उससे क्या होता, हमारा प्रोग्राम श्रिंक हो जाता। वो एक पर्टिकुलर रन जो है कहते हैं कंपाइल टाइम के लिए या स्टैटिक एलोकेशन के लिए किसी नंबर के लिए बाउंड हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर से चॉइस इनपुट करा ली और इसमें कोई भी नया स्टेटमेंट नहीं यूज हुआ, कोई भी स्टेटमेंट नया यूज नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट से ही यू आर एबल टू, जो मैंने बताता हूं ना कि 1, 2, 3, 4 उस नंबर तक पहुंचने के लिए, तो वो ये फॉर लूप एक मेथड है और द मीडियम है बाय विच यू आर एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एक्सट्रीम और द नंबर फ्रॉम विच यू आर
मल्टीप्लाइड ऑल द, जो अभी उसके करस्पॉन्डिंग नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर स्टेटमेंट है, और ये काउंटर से आप वहां तक पहुंच पाते हैं। समझ रहे हैं? इसमें यही फॉर स्टेटमेंट ही एक नया है, बाकी कुछ नहीं किया हमने। बाकी सब कुछ जो जिस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है, जिस तरह से इंक्रीज किया जाता है, जिस तरह से आपका यूजर से इनपुट कराया जाता है, सब कुछ वही है। कोई भी मेथड बदला नहीं है, कोई भी नया तरीका ना हमने यूज किया है। हमने सिर्फ फॉर लूप एक चलाया है, और फॉर लूप से, और ये फॉर लूप की बाउंड्री को एक्सट्रिक्ट करता है, और इसके बाद ही हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब सपोज करिए अगर मैं ये करली ब्रेसेस ना लगाऊं, सपोज करिए मैं करली ब्रेसेस नहीं लगाता हूं यहां पे, देखिए क्या होता है, देखते हैं। ठीक, कभी कभी जब एक ज्यादातर हम लोग लगाते हैं इसकी बाउंड्री को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं भी लगाते हैं या रिस्ट्रिक्ट नहीं भी करते हैं, तो अगर एक लाइन है, इसी तरह इफ स्टेटमेंट में भी कर्ली ब्रेसेस रहता है, तो कोई कभी कभी ये चल जाता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और द कंडीशन, और कभी कभी ये अकॉर्डिंग टू योर डिजायर रिजल्ट इट विल नॉट परफॉर्म। जस्ट वेट। Screen is showing. ठीक, यहां पे आपका रिजल्ट एकदम सही आ रहा है, यहां पे एग्जाम आपका रिजल्ट सही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस के लिए लूप की ये जो मेन कैटेगरी है, या जो लूप का जनरलाइज फॉर्म है, ये यही कहता है कि हमेशा आप कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करिए उसकी रिस्ट्रिक्टनेस को, उसकी बाउंड्री को जरूर रिजर्व कर दिए। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि अगर वन लाइन स्टेटमेंट है तो ये कंडीशन को देखते हुए ये कोई एरर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन वन लाइन होगी, तो मोर देन वन लाइन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होंगे, तो आपको उसको कर्ली ब्रेसेस में बाउंड करना होगा, क्योंकि आपको डिसाइड करनी होगी उसकी बाउंड्री। इसलिए जनरलाइज वे में मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि कर्ली ब्रेसेस के बिना भी ये चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मोर देन वन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होंगे, तो हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर लूप के अंदर चलेगा और कौन सा स्टेटमेंट फॉर लूप के बाहर चलेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर दिया। जनरलाइज फॉर्म हमारा यही है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे असाइनमेंट। ऑल आर रिक्वायर्ड टू मार्क योर अटेंडेंस इनटू चैट बॉक्स, और डोंट लीव माय क्लास। Mark your attendance into chat box. I will also take attendance. Don't leave class.